नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक काली कलूटी पत्नी की सच्चाई। जब उसके पति के सामने आई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अरे ओ करमजली, उठ करके कुछ काम धंधा भी करोगी कि बिस्तर पर पड़े पड़े आराम ही फरमाती रहोगी। आवाज को सुन करके सौम्या जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर आती है। तभी सामने से एक लंबी चौड़ी और सुंदर कदकाठी की महिला सौम्या के पास आते हुए कड़क आवाज में कहती है कि भगवान ने कम से कम रूप रंग नहीं दिया है तो कुछ काम धंधा ही सीख लो कि जीवन में कुछ काम आ जाए। तभी चारपाई पर बैठी हुई एक बूढ़ी महिला की आवाज आती है जो हाथ में तुलसी की माला लेकर के जप रही थी। वह उस महिला की बातों का जवाब देते हुए कहती है कि घर के सारे काम काज तो बेचारी यही करती है, दिन भर आराम तो तुम फरमाती हो और फिर भी दिन रात हाथ धो करके इस लड़की के पीछे पड़ी रहती हो। ना जाने कौन से जन्म की खुन्नस निकाल रही हो। सौम्या दोनों औरतों की बातों को अनसुना करते हुए किचन में जाकर के चाय बनाने लगती है और चाय बन जाने पर चाय लेकर के उस औरत के पास आते हुए कहती है कि अम्मा यह लीजिए आपकी चाय, और दादी यह लीजिए आपका जड़ी बूटियों वाला काढ़ा, पी करके बताइए कि कैसा बना है। दादी काढ़े का कप अपने हाथ में लेते हुए सौम्या के सर पर हाथ फिराते हुए कहती हैं कि ना जाने भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिखा है मेरी बच्ची। नौकरानी की तरह दिन भर घर के काम सारे करती हो, फिर भी कोई प्यार के दो बोल तुमसे नहीं बोलता है। ना जाने कब लोग तुम्हारे अंदर की खूबसूरती को परखेंगे और तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से का प्यार मान सम्मान मिलेगा। सौम्या दादी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि दादी आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं? आप जो दिन भर इतना भगवान के नाम की माला जपती हैं, देखिएगा एक दिन आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में भी ढेर सारी खुशियां आएंगी। सौम्या नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी, तभी उसका रास्ता रोकते हुए एक लड़की दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई और अंदर से बोली कि मुझे कॉलेज जाना है, पहले मुझे नहा लेने दो, उसके बाद तुम नहाना, तुम्हें तो घर पर ही रहना है, तुम्हें किस बात की जल्दी है। सौम्या चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट जाती है और उस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। सौम्या रूप रंग में पूरी तरह से काली कलूटी और नए नक्श भी कुछ खास नहीं थे। वह अपनी माँ की परछाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सौम्या का रूप रंग उसकी माँ का है तो फिर वह खूबसूरत महिला कौन है जिसे सौम्या अम्मा कह करके संबोधित कर रही है? तो जनाब यह महिला है सौम्या की सौतेली माँ, जो सौम्या के रंग रूप से हमेशा चिढ़ती है, और दूसरी बात कि वह उनके सौतन की इकलौती बेटी है जो जबरदस्ती उनके मत्थे मढ़ दी गई है, जिसे ना चाहते हुए भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। सौम्या के बाहरी रूप रंग के बारे में तो सभी जान गए, लेकिन अब चलिए उसकी अंदरूनी खूबसूरती से रूबरू होते हैं। सौम्या के पिता बंसीधर जी आंगन में आते हुए सौम्या को पुकारते हुए कहते हैं कि बेटा जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ला दे, बाहर बड़ी गर्मी है, इसलिए बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। पिता की आवाज को सुनकर सौम्या किचन के अंदर से ही कहती है कि पानी ले आई बाबूजी। सौम्या का जीवन एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे अपने रंग रूप के कारण समाज और परिवार की उपेक्षा को झेलना पड़ रहा है। आज भी हमारे समाज में ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं जो समाज और परिवार की उपेक्षा को झेल रही हैं। सौम्या के जन्म के समय उसकी मां का निधन हो गया था। छोटी बच्ची की परवरिश की समस्या को देखते हुए मां ने बंसीधर जी का दूसरा विवाह करने की सलाह दी और सौम्या की चचेरी मौसी सुभद्रा जी के साथ उसके पिता बंसीधर का विवाह हो गया। सुभद्रा जी जो इस समय सौम्या की सौतेली मां हैं। विवाह के पश्चात सुभद्रा जी को बहुत से अरमान और सपने थे, लेकिन पहले ही दिन
उनके सास द्वारा उनकी गोदी में काली कलूटी सौम्या को डाल देने से जो रुकावट और बंधन उनके वैवाहिक जीवन में आया, उन सब के लिए सुभद्रा जी ने सौम्या को ही जिम्मेदार माना और कभी भी उसे माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि वह उसे अपने वैवाहिक जीवन पर लगा हुआ काला टीका समझती थी। सौम्या के जीवन में जो थोड़े बहुत सुखद क्षण थे वह उसकी दादी और पिता बंशीधर जी की वजह से थी। सौम्या के पिता सौम्या से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपनी पत्नी सुभद्रा जी के कारण वह सौम्या के लिए कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि सुभद्रा जी की सौम्या के प्रति चिढ़ और परिवार कलह की वजह से वह बहुत परेशान थे। सौम्या पढ़ने में तेज थी। पास के ही डिग्री कॉलेज से उसने इंटर की परीक्षा को अच्छे अंकों के साथ पास किया था, लेकिन आगे की पढ़ाई सुभद्रा जी ने यह कह करके रोक दी कि ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर के कामकाज भी आने चाहिए। भगवान ने रंग रूप तो अच्छा नहीं दिया है, कम से कम घर के कामकाज सीख ले तो कुछ गुण इसके अंदर आ जाएंगे। इसके लिए सौम्या के पिता ने अपनी पत्नी सुभद्रा जी का विरोध भी किया था। उन्होंने सौम्या के लिए आगे पढ़ाई जारी रखने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सौम्या ने पिता की बात को ना मानते हुए अपनी सौतेली माँ सुभद्रा जी की बातों को महत्व दिया और पिता को यह कह करके मना कर दिया कि पिताजी, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। माँ सही कहे, मुझे घर के भी कामकाज आने चाहिए। सौम्या की एक सौतेली बहन भी थी, नैना, जो स्वभाव में चंचल और मुंहफट थी, लेकिन वह सौम्या के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी और सौम्या भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। बाथरूम में सौम्या का रास्ता रोककर नैना ही गई थी। नैना खूबसूरती में अपनी माँ सुभद्रा जी की तरह ही सुंदर थी। सुभद्रा जी को अपनी बेटी की खूबसूरती पर बहुत गर्व था। सौम्या घर के कामकाज में पूरी तरह से निपुण हो गई थी। वह घर की साफ सफाई और खाना पीना का पूरा ध्यान रखती थी। उसके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। सुभद्रा जी को छोड़ करके बाकी परिवार के सभी सदस्य उसके खाने की तारीफ करते थे, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। सौम्या शांत और समझदार स्वभाव की लड़की थी। उसने कभी भी अपनी सौतेली माँ सुभद्रा जी की बातों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार और सम्मान दिया। लेकिन सुभद्रा जी के मन में जो उसके लिए बैर पनप चुका था, वह आगे जाकर के सौम्या के जीवन में कौन सा तूफान लाने वाला है, यह सौम्या जी भी नहीं जानती थी। सौम्या के मन के मनोभाव को समझने वाला वहां कोई नहीं था। वह सबकी सुन लेती थी, लेकिन कोई उसके मन की बातों को सुनने वाला नहीं था। सौम्या ने अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोरे कागज का सहारा लिया। अब वह खाली समय में अपने मन में पनप रहे विभिन्न विचारों को, भावनाओं को कोरे कागज पर लिखना शुरू किया और अपने समय को इस तरह से उपयोग करने लगी। इससे उसको यह फायदा हुआ कि अब उसे अपने मनोभावों को किसी के साथ शेयर करने के लिए एक अच्छा दोस्त मिल गया था, जो बिना कुछ कहे उसकी हर एक बात को सुन और समझ रहा था। एक दिन सौम्या की बचपन की सहेली करुणा उससे मिलने के लिए उसके घर आई। करुणा सौम्या की बचपन की सहेली थी और स्कूल में भी उसके साथ ही थी। सुभद्रा जी की वजह से सौम्या की पढ़ाई तो बीच में ही रुक गई थी, लेकिन करुणा की पढ़ाई अभी भी जारी थी। करुणा इतने दिनों बाद सौम्या से मिलने आई तो सौम्या का मन भी बहुत खुश हो गया। वह करुणा को लेकर के अपने कमरे में आती है और उससे ढेर सारी बातें करने लगती है। करुणा भी उसे बाहर की दुनिया और कॉलेज के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर के सौम्या के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए एक अनजाना सा दुख दिखता है, लेकिन फिर वह अपने सर को झटकते हुए अपने मन को हल्का करके फिर करुणा के साथ बातों में लग जाती है। सौम्या करुणा के लिए कुछ चाय नाश्ता लेने के लिए किचन में जाती है तो करुणा के हाथ सौम्या द्वारा लिखी हुई डायरी लग जाती है। सौम्या की डायरी पढ़ करके करुणा को बहुत अच्छा लगता है। वह उसके इस हुनर को समझते हुए सौम्या को सलाह देती हुए कहती है कि तुम बहुत अच्छा लिख रही हो, इस कोरे कागज पर तुमने जान डाल दी है। कुछ देर बाद करुणा अपने घर के लिए निकलने लगती है, लेकिन वह अपने साथ सौम्या की डायरी को भी लेकर के जाती है। अब करुणा के जरिए सौम्या के द्वारा लिखी हुई कहानियां, लेख और कविताओं का प्रकाशन करुणा ने करवाना शुरू कर दिया था। सौम्या ने अपना नाम उजागर करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए करुणा ने उसे अनजान लेखिका के नाम से प्रकाशित करवाया था। अब सौम्या द्वारा लिखी हुई कहानियां, लेख और कविताएं के पाठकों की संख्या बहुत बढ़ रही थी।
लेकिन कोई भी अपनी अनजान लेखिका के बारे में जानता नहीं था। सौम्या के प्रशंसक अपने प्रिय लेखिका के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, लेकिन किसी को भी यह खबर नहीं थी कि इतनी सुंदर और खूबसूरत लेखन कौन कर रहा है। धीरे धीरे सौम्या की लिखी कहानियां लोकप्रिय होने लगी और उसके बहुत से प्रशंसक बन गए जो उसके लेखन को बहुत पसंद करते थे। इन प्रशंसकों में से ही एक प्रशंसक ऐसा था जो सौम्या के कहानियों के जरिए ही उसे अपने मन में बसा लिया था। उसे अपनी अनजान लेखिका से प्रेम हो गया था। वह प्रशंसक अपनी अनजान लेखिका से अपनी कल्पनाओं की दुनिया में मिलता था। उसे उस दिन का बेसब्री से इंतजार था जब उसकी लेखिका उसकी कल्पनाओं से बाहर आकर के सच में उससे रूबरू होगी। क्या सौम्या को यह अनजान प्रशंसक कभी सौम्या से रूबरू हो पाएगा? और अगर कभी सामने आ भी गया तो क्या वह भी समाज की तरह सौम्या की बाहरी खूबसूरती, रूप रंग को महत्व देगा या सौम्या के मन के मनोभाव को समझेगा? सुभद्रा जी अपनी चिढ़ के कारण सौम्या को एक पल भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से इस काली कलूटी का विवाह हो और यह इस घर से और उनकी आंखों से दूर हो जाए, जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहती थी। उन्होंने अपनी जान पहचान और अपनी सखी सहेलियों से बात कर रखी थी कि लड़का चाहे जैसा भी हो मुझे पसंद आ जाएगा, और वैसे भी इस काली कलूटी को कौन सा सपनों वाला शहजादा मिलने वाला है। वैसे भी अब इसकी उम्र हो गई है, लड़की जात है, कुछ गलत हो गया तो लोग सौतेली माँ को ही दोष देंगे कि सौतेली माँ ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर अपनी बेटी होती तो ऐसा नहीं होता। इन सब से तो अच्छा है कि सही समय पर विवाह कर दिया जाए। अपने घर जाएगी और हमारा पीछा छूटेगा। दूसरी तरफ सौम्या के लेखन की वजह से उसे जो प्रसिद्धि मिल रही थी, उसे देख करके उसकी सहेली करुणा उसके लिए बहुत खुश थी। बहुत से ऐसे प्रशंसक भी थे जो सौम्या के लेखन से प्रभावित होकर के उसके बारे में जानना चाहते थे कि आखिर यह अनजान लेखिका कौन है। एक दिन करुणा सौम्या से मिलने के लिए उसके घर आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे लेखन को कितना पसंद किया जा रहा है। तुम अपने इस हुनर को कभी भी बंद मत करना, हमेशा लिखते रहना, क्योंकि जो तुम लिखती हो वह तुम्हारे मन की आवाज़ है जो सभी के दिलों को छू जाती है। अब तो तुम्हारे प्रशंसक पब्लिकेशन ऑफिस तक आने लगे हैं जिन्हें तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए होता है और वह तुमसे आमने सामने मिलना चाहते हैं। वह तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है पब्लिकेशन ऑफिस में, जिसके कारण मेरे फ़ोन पर ही वहां से फ़ोन आया था और मैंने साफ साफ मना कर दिया कि लेखिका किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। करुणा की बातों को सुनकर सौम्या को अपने लेखन पर विश्वास होता है और वह मन ही मन सोचती है कि चलो कम से कम ईश्वर ने कोई गुण तो मेरे अंदर दिया है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। करुणा सच ही कह रही है। मुझे अपने इस गुण के महत्व को समझना होगा और अपना लेखन आगे भी जारी रखना ही होगा, क्योंकि आज मेरे जीवन में जो आत्मसम्मान और थोड़ा बहुत अपने ऊपर विश्वास हुआ है वह मेरे लेखन की वजह से ही है। सुभद्रा जी को अपनी एक सहेली से पता चलता है कि एक लड़का है जो सौम्या से विवाह करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वह लड़का विकलांग है और उसके घर में एक बूढ़ी माँ है जो उस लड़के के सारे काम करती है। उन्हें लड़की के रूप रंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने बेटे को संभालने के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो उनके विकलांग बेटे का ख्याल रख सके और उनके घर को संभाले। पहले तो सुभद्रा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करते हुए सोचा कि अब जैसी लड़की है वैसे ही लड़के भी मिलेंगे। अब इनके लिए सपनों का राजकुमार तो आने से रहा। रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, अच्छा खासा परिवार है, धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। मान लो अगर लड़के का एक पैर ठीक नहीं है तो क्या हुआ, लड़का इकलौता है, जमीन जायदाद है, पैसे रुपए सब कुछ तो है। अब सुभद्रा जी को इस रिश्ते के लिए सौम्या के पिता को तैयार करना था, क्योंकि एक वही थे जो इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। इसलिए सुभद्रा जी ने मन ही मन सोच रखा था कि उन्हें कैसे तैयार करना है और जल्द से जल्द सौम्या का विवाह करके उसे यहाँ से कैसे रवाना करना है। सुभद्रा जी ने सौम्या के लिए लड़का तो देख लिया था, अब उनका अगला कदम था सौम्या के पिता और दादी को अपने माया जाल में फंसाकर जल्द से जल्द सौम्या का विवाह करके उसे यहाँ से रवाना करना। सुभद्रा जी की साजिशों से उनका परिवार अनजान था। एक वही थी जो अंदर ही अंदर सारी तैयारियां करते हुए अपने साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने सौम्या के प्रति अपना रुख रवैया बदला।
अब वह परिवार के सामने सौम्या से बहुत ही प्रेम से पेश आती थी और उसका ध्यान रखती थी। अचानक उनके अंदर आए इस बदलाव को देख करके दादी को माथा ठनक रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सुभद्रा जी में अचानक यह बदलाव कैसे आ गए। चाहे जो भी हो, लेकिन सुभद्रा जी के इस बदलाव को देख करके परिवार के सभी सदस्य खुश थे, क्योंकि परिवार में सभी को शांति और खुशहाली अच्छी लग रही थी। सौम्या के पिता बंशीधर जी की सौम्या को लेकर के बहुत से सपने और इच्छाएं थी जो वह सौम्या के विवाह में पूरा करना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा जी ने हमारी एक बेटी और इसका एहसास कराते हुए उनकी भावनाओं पर अंकुश लगाए हुए थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक सुभद्रा जी सौम्या को तैयार होने के लिए कहती हैं और परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके कहती हैं कि आज आप सभी लोग घर पर ही रहिए। आज सौम्या को देखने के लिए उसकी सास आ रही हैं। लड़का तो किसी कारणवश नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी सास की दिली इच्छा है कि वह सौम्या को देखें और उसको आशीर्वाद और उपहार दें। खास तौर से सुभद्रा जी अपनी सास को सुनाते हुए कहती हैं कि आज आप लोग देखिएगा कि मैंने कितना अच्छा घर और परिवार सौम्या के लिए ढूंढा है। आप लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। हमेशा एक ही बात इस घर में सुनती आई हूँ कि मैं तो सौतेली माँ हूँ और सौम्या का ध्यान नहीं रखती हूँ। सौम्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो सुभद्रा जी अपने हाथ में एक साड़ी और कुछ जेवर लेकर के उसके पास आती हैं और कहती हैं कि आज तुम यह साड़ी और जेवर पहन लो। सौम्या अपनी सहमति से अपने माँ के हाथ से जेवर और साड़ी लेकर के तैयार हो जाती है। सुभद्रा जी भले ही सौम्या की सौतेली माँ थी, लेकिन सौम्या ने कभी भी उनकी बातों का अनादर नहीं किया था। वह हमेशा से उनकी बातों को चुपचाप मान लेती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार में कलह हो। थोड़ी देर में एक बड़ी सी गाड़ी आकर के बंशीधर जी के घर के बाहर खड़ी होती है। गली मोहल्ले के बच्चे दौड़ करके गाड़ी को छू छू करके देख रहे थे। उन्होंने आज अपनी गली में इतनी बड़ी गाड़ी पहली बार देखी थी। थोड़ी देर में गाड़ी के अंदर से एक महिला जो आभूषणों से सुसज्जित और बड़े घर की लग रही थी बाहर आती है। उनके बाहर निकलते ही सुभद्रा जी लपक कर उनके पास पहुंचती हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए घर के अंदर लाती हैं। सुभद्रा जी उन्हें सोफे पर बैठाते हुए अपने परिवार से उनका परिचय करवाती हैं और उनके बारे में बताते हुए कहती हैं कि यह हैं कल्याणी जी, जिनका अपना खुद का बिजनेस है। इनके इकलौते बेटे हैं सिद्धार्थ, जो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। थोड़ी देर में सौम्या चाय और नाश्ता लेकर के उनके सामने उपस्थित होती है। कल्याणी जी सौम्या को अपने पास बुला करके बैठाती हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देती हैं। कल्याणी जी के स्वभाव और उनके अपनेपन को देख करके बंशीधर जी और सौम्या की दादी को भरोसा हो जाता है कि सुभद्रा जी ने सौम्या के लिए अच्छा परिवार ढूंढा है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि किसी के चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती है, बल्कि अच्छे गुणों से उसका अवलोकन होता है। तो उसके मन को तसल्ली मिलती है कि चलो अब तक सौम्या ने जिन दुखों का सामना किया है, आगे उसे वह सब झेलना नहीं पड़ेगा। अब वह अपने ससुराल में अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताएगी। उन्हें क्या पता कि इस मामले में भी सुभद्रा जी ने सौम्या के साथ खेल खेला है। कल्याणी जी ढेर सारा उपहार अपने साथ लेकर के आई थी। वह उपहार सौम्या को देकर और ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए परिवार से विदा लेकर के चली जाती हैं। कल्याणी जी के चले जाने पर बंशीधर जी सौम्या के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि भगवान करे मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे और हमेशा ऐसे ही अपने भावी परिवार के साथ खुश रहे। सुभद्रा जी को अब यकीन हो चला था कि परिवार वाले अब उनकी बातों से सहमत हैं, तो वह जल्दी से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवा करके सौम्या का विवाह संपन्न करवाना चाहती थी। इस सिलसिले में वह जल्द से जल्द पंडित जी से मिलती हैं और सही मुहूर्त निकलवा करके शादी की आगे की तैयारियों में जुट जाती हैं। धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जब सौम्या दुल्हन बन करके अपने आप को शीशे में निहार रही थी और दादी उसकी बलैयां ले रही थी। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सारे रिश्तेदार नातेदार बंशीधर जी के साथ बारात के स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक लड़के को लंगड़ाते हुए देख करके बंशी जी को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उनके पीछे खड़ी सुभद्रा जी उनको संभालते हुए कहती हैं कि आगे बढ़िए और दूल्हे का स्वागत
स्वागत कीजिए। बंशीधर जी सुभद्रा जी को गुस्से से देखते हुए धीरे से कहते हैं कि मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी कि तुम हमें इतना बड़ा धोखा दोगी। मैं मानता हूं कि सौम्या तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि उसने तुम्हें अपनी सौतेली माँ समझा हो? वह मासूम बच्ची तो हमेशा तुम्हें अपनी माँ का ही दर्जा दिया करती है। कभी भी उस मासूम ने तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं खोला, फिर तुमने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का विकलांग है? सुभद्रा जी बंशीधर जी को संभालते हुए कहती हैं कि आप समय की नजाकत को समझिए। आपके नातेदार रिश्तेदार सभी आपके सामने खड़े हैं। इस समय आपकी इज्जत आपके हाथ में है और आप क्या समझते हैं कि आपकी उस बदसूरत बेटी को सपनों का राजकुमार मिलेगा? और इस लड़के में क्या बुराई है? देखने में खूबसूरत है, घर परिवार अच्छा है, खानदान, पैसा रुपया सब कुछ तो है। अब आपको क्या चाहिए? आज आप जिस रिश्ते में कमी निकाल रहे हैं, कल आप ही मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि मैंने सोच समझ करके फैसला किया है। मैं जानती हूँ कि समाज में पहले लोग बाहरी खूबसूरती और आकर्षण को ही महत्व देते हैं। अगर मैं सौम्या के लिए सामान्य लड़का ढूंढने की कोशिश करती तो लड़का और परिवार सौम्या को बार बार रिजेक्ट करते, जिसकी वजह से वह बार बार अपमानित होती। इसलिए मैंने सोच समझ करके फैसला किया है कि इस लड़के में कोई बुराई नहीं है और फिर उस परिवार में जा करके हमारी सौम्या बहुत खुश रहेगी। अब आप सोच लीजिए कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। बंशीधर जी का दिमाग इस नाजुक घड़ी में शून्य हो गया था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तरफ उनकी बेटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सुभद्रा जी की बातें भी ठीक ही थी, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है जहां बाहरी खूबसूरती को ही लोग महत्व देते हैं। धीरे धीरे विवाह की सारी रस्में पूरी होती हैं और सौम्या की विदाई का समय आ जाता है। सौम्या की आंखों में देखते हुए बंशीधर जी उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि बेटी हो सके तो इस मजबूर बाप को माफ कर देना। सौम्या अपने पिता के हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि पिताजी, इन हाथों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इससे मेरे सर पर आशीर्वाद के रूप में रखिए और मेरे भावी जीवन के लिए मंगल कामना कीजिए कि मैं अपने परिवार और पति के साथ जीवन पर्यंत सुखी और खुश रह सकूं। सौम्या का जीवन जन्म से ही ऐसी जटिल परिस्थितियों में बीता था, जिसके कारण वह वर्तमान में ऊंचे मनोबल और अपने कर्मों पर विश्वास करने वाली एक पूर्ण रूप से समर्थ लड़की बन चुकी थी। इसलिए इस रिश्ते के लिए उसे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि जो उसकी किस्मत में लिखा है वह उसे मिल चुका है और ईश्वर के लिखो को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए किसी और को उसके लिए दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि जो मिला है उसे ही अपने दृढ़ निश्चय और बुद्धि कौशल से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद अपनी इसी सोच के कारण सौम्या ने बचपन से लेकर के अब तक सुभद्रा जी के अपने प्रति गलत व्यवहार को भी अनदेखा ही करना उचित समझा था, क्योंकि वह जानती थी कि बेवजह बड़ों से बहस करने से परिवार में कलह ही उत्पन्न होगा और परिवार कलह से घर की सुख शांति भंग होगी। सौम्या को ईश्वर ने रूप रंग भले ही नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर बुद्धि और गुणों की भरमार थी। सौम्या की विदाई का समय हो चुका था। वह अपने पिता के गले लग रोती है, फिर अपने दादी के पास जाकर के उनसे मिलती है और अंत में सुभद्रा जी के पास जाकर के उनका पैर छूकर उनसे विदा लेती है। आज सुभद्रा जी भी सौम्या के साथ की हुई जीवन भर की कड़वाहट को भूल करके उसे गले लगा करके समझाते हुए कहती हैं कि मेरी बच्ची, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। जिस घर में जा रही हो उस घर को स्वर्ग बनाना। मुझे गलत मत समझना, मैंने एक माँ होने के नाते जो तुम्हारे लिए ठीक लगा वह किया है। अब आगे अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीते हुए अपने मायके और ससुराल की आन बान शान बनाए रखनी होगी। बचपन से लेकर आज तक भले ही सौम्या को सुभद्रा जी ने कभी भी प्यार के दो बोल नहीं बोले थे, लेकिन आज एक माँ की तरह अपनी बेटी को उसके भावी जीवन के लिए उचित सलाह दे रही थी, जिसे सौम्या ने बहुत ध्यान से सुना और आगे के जीवन में उसका अनुसरण करने का मन ही मन संकल्प भी ले लिया था। सौम्या मायके से विदा हो करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू और बेटे को देखकर कल्याणी जी बहुत खुश होती हैं। उन्होंने पहले
से ही गृह प्रवेश की पूरी तैयारी कर रखी थी। अपने घर आए परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर के पूरे धूमधाम से नवविवाहित जोड़े रस्मों रिवाजों के साथ स्वागत करती हैं और फिर बहू और बेटे की नजर उतार कर गृह प्रवेश करवाती हैं। सौम्या के रंग रूप को देख करके परिवार और रिश्तेदार के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि कैसी काली कलूटी बहू लेकर के आए हैं, तो कोई कहता है कि लंगड़े बेटे के लिए और क्या मिलेगा। लेकिन कोई भी कल्याणी जी के सामने खुल करके कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है और शांति से सभी रस्मों में शामिल होकर के नववधू को आशीर्वाद देते हैं। प्रवेश के बाद कुछ और रस्मों को करने के पश्चात कल्याणी जी बहू को बहू के कमरे में भिजवा देती हैं आराम करने के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद मुंह दिखाई ही की रस्म होनी थी, जिसमें सौम्या को फिर लगातार कई घंटों बैठना पड़ता। इसलिए थोड़ा समय आराम कर लेगी तो उसे कुछ राहत मिलेगी। यह सोच करके कल्याणी जी उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज देती हैं। मुंह दिखाई की रस्म में किसी ने सौम्या के रंग रूप की तारीफ तो नहीं की, लेकिन कल्याणी जी की उपस्थिति के कारण किसी ने सौम्या के लिए भला बुरा भी नहीं कहा। शांति से मुंह दिखाई की रस्म संपन्न हो गई। शाम तक बहुत से रिश्तेदार कल्याणी जी को बहू के आने की बधाई देते हुए अपने अपने घर जाने की अनुमति लेकर के जाने लगे थे। विवाह के पश्चात नवविवाहित जोड़े के सभी रस्मों को संपन्न करवाने के पश्चात सौम्या को कमरे में पहुंचा दिया जाता है। कमरे में पहुंचकर सौम्या अपने भावी जीवन पर मन ही मन चिंतन कर रही थी। कुछ समय के बाद सौम्या को दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर में एक परछाई दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। सौम्या घबराते हुए पलट करके पीछे देखती है तो वह परछाई कोई और नहीं बल्कि सौम्या के पति ऋषभ जी थे, जिन्होंने अभी अभी कमरे में प्रवेश किया था। ऋषभ जी को कमरे में आया हुआ देख करके सौम्या बिस्तर से उठ करके एक तरफ खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में कल्याणी जी वर वधू के लिए दूध का गिलास लेकर के कमरे में आती हैं और सौम्या की तरफ टेबल पर रखते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब तुम दोनों आराम करो, कल सुबह हमें कुल देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। कल्याणी जी के कमरे से चले जाने के बाद भी सौम्या उसी तरह से शर्माई और सकुचाई हुई खड़ी हुई थी, जिसे देख करके ऋषभ जी बिस्तर पर बैठते हुए कहते हैं कि आप इस तरह से घबराइए मत। अब हम एक दूसरे से अनजान नहीं हैं और हम जिस रिश्ते से जुड़े हैं हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते की नींव पति पत्नी के विश्वास पर ही टिकी होती है। दिन भर की रस्मों के कारण आप थक गई होंगी और कल सुबह भी हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए लंबा सफर करना है, इसलिए अब आप पूर्ण तरह से निश्चिंत हो करके सो जाइए। मैं भी दवा लेकर के सो जाता हूँ। सौम्या ऋषभ जी की बातों की गंभीरता को समझते हुए अपने ऊपर गर्व करती है कि ईश्वर ने ऋषभ जी को पति के रूप में दे करके उसके जीवन को गौरवान्वित कर दिया है। अब तक जीवन में जिस लड़की के रूप रंग के कारण उसे परिवार और समाज की उपेक्षाओं को झेलना पड़ रहा था, पहली बार उसके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया जिसने उसके रूप को देख करके घृणा न करते हुए बल्कि उस पर विश्वास और स्नेहपूर्ण व्यवहार को प्राथमिकता दी। सौम्या अपने मन के विचारों से बाहर आते हुए जल्दी से ऋषभ जी की तरफ जा करके कहती है कि आपकी दवा कहाँ रखी हुई है, मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे देती हूँ। और मुझ पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए आपका धन्यवाद। ऋषभ कहते हैं कि आज तक मैंने अपने कामों को खुद ही किया है, मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता हूँ और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि कोई दया भाव से मेरे कामों को करे और मुझ पर एहसान जताए। इसलिए मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने काम खुद करने के लिए प्रेरित किया है। आप सो जाइए, मैं अपनी दवा खुद से ले लूँगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस ऋषभ के स्वभाव को जान करके सौम्या अपने ऊपर गर्व कर रही थी, उन्हीं के द्वारा इस तरह से रुकी बातें सुन करके उसका कोमल मन दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। सौम्या के आंसुओं पर ऋषभ जी की भी नजर पहुंच जाती है, जिन्हें देख करके उन्हें दुख होता है और वह सौम्या को समझाते हुए कहते हैं कि देखिए सौम्या, मैं लंगड़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जिस तरह से पाल पोस करके बड़ा किया और आत्मनिर्भर बनाया है, बस उसी कारण से नहीं चाहता था कि आप दया भाव के कारण मेरी मदद करें। ऋषभ जी की बातों को सुनकर के सौम्या कहती है कि क्या मैं आपसे एक
बात पूछ सकती हूँ? सौम्या की तरफ देखते हुए ऋषभ जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल निसंकोच, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, क्योंकि इस घर पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही अधिकार आज से तुम्हारा भी है। सौम्या धीमे और स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अभी कुछ देर पहले आपने जिस रिश्ते की गंभीरता मुझे समझाई थी, जहां तक मुझे पता है उस रिश्ते में पति पत्नी के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। फिर मैं अचानक आपके लिए अनजान कैसे हो गई? अगर आप मेरी मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं तो क्या मैं आपकी थोड़ी मदद भी नहीं कर सकती? सौम्या के सवालों को सुन करके कुछ देर के लिए ऋषभ भी अनुत्तरित हो जाते हैं और सौम्या के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वहां सामने टेबल पर मेरी दवा रखी हुई है, आप ला करके दे सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। सौम्या ऋषभ जी की दवा ला करके उन्हें देती है और कहती है कि देखिए, फिर से आप मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। हमारे रिश्ते में धन्यवाद और माफी के लिए कोई भी जगह नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ना कि एक दूसरे से माफी। सौम्या का आज ससुराल में पहली सुबह थी। सुबह जल्दी उठ करके वह नहा धो करके तैयार होकर सबसे पहले पूजा घर में जा करके पूजा की तैयारी करने लगती है। मंदिर से आ रही बर्तनों की खटपट को सुन करके कल्याणी जी भी तैयार होकर के मंदिर में पहुंच जाती हैं, क्योंकि अब तक मंदिर का कार्यभार कल्याणी जी ही करती आ रही थी। लेकिन आज अपनी बहू को मंदिर में पूजा की तैयारी करते देख करके उनके मन को बहुत सुकून मिलता है और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद अदा करते हुए कहती हैं कि अपने बेटे के लिए आपके आशीर्वाद से मैंने सही लड़की का चुनाव किया है। यह लड़की गुणों की खान है। यह अपने संस्कारों और गुणों से मेरे घर को स्वर्ग बना देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कल्याणी जी की पारखी नजरों ने सौम्या को पहली नजर में ही अच्छी तरह से परख लिया था। जब वह पहली बार सौम्या को देखने के लिए उसके घर गई थी, सौम्या के चेहरे की मासूमियत और उसकी सादगी उनको इस तरह से भा गई कि उन्होंने हाँ करने में जरा भी देरी नहीं की थी। उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो सौम्या को देखते ही पूरी हो गई थी। सौम्या आरती के समय आरती की थाली कल्याणी जी की तरफ बढ़ाती है तो कल्याणी जी हाथों से इशारा करते हुए उसे ही आरती करने के लिए प्रेरित करती हैं। सौम्या के मुख से निकल रहे आरती के बोल इतने मधुर थे जिन्हें सुन करके कल्याणी जी आंख बंद करके पूरी तरह से उसमें खो गई थी। मंत्रमुग्ध हो करके कब ऋषभ जी उनकी बगल में आकर के खड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब आरती के बोल खत्म होने पर सौम्या ने आरती गाना बंद किया, तब जाकर के माँ बेटे की नजर एक दूसरे पर पड़ी। अपने बगल में ऋषभ को खड़ा देख करके आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए उसने पूछने की कोशिश करती है कि तुम अचानक यहाँ कैसे? अपने माँ की इशारों को समझते हुए ऋषभ जी सर पर हाथ फेर करके मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगते हैं तो सौम्या अपनी मधुर आवाज से उन्हें रोकते हुए कहती है कि जब आप मंदिर में आए हैं तो आरती और प्रसाद लिए बिना नहीं जाना चाहिए, इससे भगवान का अनादर होता है। पूजा आरती के बाद सौम्या और ऋषभ झुक करके कल्याणी जी का आशीर्वाद लेते हैं। कल्याणी जी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि दोनों की जोड़ी सदा ऐसे ही बनी रहे, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा सुखी और खुश रहो। सौम्या नाश्ता करने के लिए रसोई घर के बारे में कल्याणी जी से पूछती है तो आज के लिए उसे रोकते हुए कल्याणी जी कहती हैं कि आज रहने दो बेटा, आज हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए चलना है। तुम्हारी पहली रसोई पूरे रस्मों रिवाजों के साथ कल होगी। अब जल्दी से जा करके दोनों तैयार हो जाओ क्योंकि हमें जल्दी ही निकलना है। आज अपने जीवन में आए इस बदलाव को देख करके सौम्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके रूखे सूखे जीवन की खुशियां को आगमन हो चुका है। उसे ससुराल में इतना अच्छा परिवार मिलेगा, इसकी उसने जीवन में कल्पना ही नहीं की थी। उसे इस तरह से सोच में खोया हुआ देख करके ऋषभ जी उसे टोकते हुए कहते हैं कि क्या सोच रही हो, चलना नहीं है? थोड़ी देर में तैयार हो करके दोनों नीचे आते हैं और सभी लोग कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कल्याणी जी सौम्या को समझाते हुए बताती हैं कि मंदिर में पहुंचकर तुम दोनों को वहां पर स्थिति कुंड में एक साथ स्नान करना होगा
और फिर जल द्वारा मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। मंदिर का रास्ता लंबा था, इसलिए एक दो जगहों पर उन्हें रुकना पड़ा था। आखिरकार शाम होते होते वह लोग वहां पहुंच गए थे। रात को पूजा संभव नहीं थी, इसलिए रात को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। सुबह जल्दी उठ करके सब लोग तैयार होकर के मंदिर के लिए रवाना हो गए। कल्याणी जी ने मंदिर के पुरोहित से विचार विमर्श करते हुए सबसे पहले ऋषभ और सौम्या को एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कुंड में स्नान करने के लिए कहा। दोनों लोग स्नान के बाद तैयार होकर के पूजा स्थल पर पहुंच गए, जहां पर कल्याणी जी ने पुरोहितों की मदद से पूजा की तैयारियां पूरी करवा दी थी। पूजा स्थल पर पुरोहित द्वारा पूजा शुरू कर दी गई थी। ऋषभ जी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चन कर रही थी। इसी पूजा में सौम्या भी बराबर की भागीदार थी। पूजा संपन्न होने पर पुरोहित ने वर वधू को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। उसके पश्चात दोनों लोगों ने मंदिर के पुरोहितों का आशीर्वाद लिया और फिर कल्याणी जी के पैरों में झुक कर करके आशीर्वाद लिया। कल्याणी जी ने अपने बहू और बेटे की नजर उतार करके मंदिर में बैठे हुए गरीब लोगों को दान किया। बेटे के हाथों से मंदिर में कंबल भी बंटवाए, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके बेटे बहू के नए जीवन की शुरुआत के लिए सबका आशीर्वाद मिल जाए और उनका आगे का जीवन खुशहाल और सुखी रहे। कुलदेवी की पूजा अर्चना के बाद सौम्या परिवार सहित घर वापस लौट आती है। अगले दिन ससुराल में सौम्या की पहली रसोई थी, जिसकी तैयारियों में सौम्या सुबह से ही जुटी हुई थी। अभी ससुराल में नई थी, इसलिए किसी की पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती थी, लेकिन रात की बातों में ऋषभ जी से उनकी पसंद नापसंद और कल्याणी जी के पसंद के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लिया था। उसी के अनुसार आज वह किचन में अपने पति और सास के पसंद के अनुसार तरह तरह के व्यंजन तैयार कर रही थी। सौम्या द्वारा बनाए जा रहे व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। कल्याणी जी किचन में आकर के खुश होते हुए सौम्या के सर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तुम सदा ऐसे ही मेरे घर आंगन में अपनी खुशियां बिखेरती रहना। सौम्या झुक करके कल्याणी जी के पैर छू करके आशीर्वाद लेती है और कहती है कि माँ आप बैठिए, खाना तैयार हो गया है, खा करके बताइए कैसा बना है। थोड़ी देर में ऋषभ भी नीचे आते हैं और कहते हैं वाह माँ क्या बना रही हो, बड़ी खुशबू आ रही है। कल्याणी जी ऋषभ को छेड़ते हुए कहती हैं कि मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, आज तुम्हारी पत्नी के हाथों का खाना खाने के लिए बैठी हूँ, तुम भी आओ। अब तक माँ के हाथों का खा खा करके परेशान हो गए हो, अब पत्नी के हाथ का नया स्वादिष्ट व्यंजन खाओ और बताओ कि कैसा बना है। और आज मेरी बहू की पहली रसोई है, इसलिए खाने के पश्चात उसका नेक तैयार रखना। क्या माँ आपने पहले क्यों नहीं बताया कि खाने ऐसा भी कुछ करना होगा? इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अगर पहले पता होता तो कुछ ले आता। कल्याणी जी कहती हैं कि कोई बात नहीं, इस समय नहीं है तो ऑफिस से लौटते समय ले आना, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा तुम्हें आज के खाने के लिए। सौम्या तो कुछ कहेगी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी कंजूसी नहीं चलने दूंगी, इसलिए याद करके शाम को ऑफिस से लौटते समय सौम्या के लिए कुछ जरूर ले आना। ऋषभ जी के ऑफिस चले जाने पर कल्याणी जी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं, लेकिन आज सौम्या को अपने पिता और मायके की याद आ रही थी। उसका मन थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है। चाहे जैसा भी हो, लेकिन हर लड़की को अपना मायका सबसे प्रिय होता है, जिसे छोड़ने का दुख सभी के मन में होता है। भले ही वह धीरे धीरे अपने परिवार में घुल मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में मायके के प्रति उनका लगाव जुड़ा रहता है। सौम्या अपने कमरे को ठीक कर रही थी, तभी उसके कानों में पिताजी की आवाज़ पड़ती है, जिसे सुनकर के चौंकते हुए वह बाहर आती है। बंसीधर जी कल्याणी जी से बातें कर रहे थे, जिन्हें देख करके वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और उनके पास आकर के पैर छूने के लिए झुकती है। तो बंसीधर जी उसे अपने गले लगाते हुए कहते हैं कि बेटियां हमेशा माता पिता के दिल में रहती हैं और तुम तो मेरी वह बेटी हो जिसे मैं कोई सुख दे ही नहीं पाया। सौम्या बंसीधर जी को रोकते हुए कहती है कि आपने पिता का सभी फर्ज निभाया है, आज आपके आशीर्वाद से मुझे इतना अच्छा ससुराल और परिवार मिला है। आप अपने आप को कोसना बंद करिए, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। बंसीधर जी बेटी को पगफेरे के लिए लिवाने आए थे। जब उन्होंने कल्याणी जी से इसकी आज्ञा मांगी तो कल्याणी जी ने हंसते हुए कहा कि मैं भी सभी रस्मों रिवाजों को मानती हूँ, इसलिए मैं इस रस्म को मना कैसे कर सकती हूँ। और फिर जितना अधिकार सौम्या का इस घर पर है, उतना ही अधिकार उसके मायके का भी है।
उस पर। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि मैं ज़्यादा दिनों तक सौम्या को मायके में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद जो खुशियाँ मेरे आंगन में आई है उन खुशियों से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती। आप पग फेरे की रस्म के लिए सौम्या को ले जाइए। मैं जल्द ही ऋषभ को भेज करके सौम्या को वापस बुला लूंगी। ससुराल में सौम्या के लिए कल्याणी जी मन में इतना प्यार देख करके बंसीधर जी की आंखें भर आती हैं। वह अपने खुशी के आंसुओं को अपने अंदर ही जब्त करते हुए कल्याणी जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि संसार का कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि शादी के बाद उसकी बेटी मायके में पड़ी रहे, और मैं तो खुशकिस्मत पिता हूं जो अपनी बेटी की खुशियों को देखकर उस पर गर्व महसूस कर रहा हूं। अब सौम्या पर आपका मुझसे ज़्यादा अधिकार है। आपकी जब इच्छा हो आप उसे बुला सकती हैं। कल्याणी जी सौम्या को बुला करके सौम्या को पग फेरे के लिए जाने के लिए कहती हैं, जिसे सुन करके सौम्या खुश होते हुए अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। सौम्या ने मायके जाने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऋषभ जी के लौटने का इंतजार भी था। वह एक बार ऋषभ जी से मिल करके जाना चाहती थी। शायद उसके चेहरे की उलझन कल्याणी जी के समझ में आ गया था। उन्होंने आज के लिए सौम्या के पिता को यह कह करके रोक लिया कि ऋषभ को आ जाने दीजिए। बंसीधर जी को भी कल्याणी जी की बात सही लगी। इस समय अगर वह निकलते तो पहुंचने में रात हो जाती, इसलिए कल सुबह निकलना ही ठीक रहेगा। यह सोच करके सौम्या के पिताजी ने कल्याणी जी की बात मान ली, जिसे सुन करके सौम्या के चेहरे की चमक वापस लौट आई। सौम्या रात के खाने की तैयारी में जुट गई थी, लेकिन उसकी निगाहें आज दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। बेसब्री से ऋषभ जी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी की आवाज को सुनकर के कल्याणी जी ने सौम्या को आवाज देते हुए कहा कि देखो बहू, लगता है ऋषभ आ गया है। जिसे सुनकर के सौम्या की धड़कन बढ़ गई। अब तक वह जिसका इंतजार कर रही थी वो आ चुके थे। कल्याणी जी सौम्या की मना स्थिति को समझते हुए अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही थी, और उन्हें इस बात की खुशी थी कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। सौम्या के पिता को आया हुआ देख करके ऋषभ अपना ऑफिस बैग सौम्या के हाथ में पकड़ाते हुए उनके पास जा करके उनका पैर छूता है और सबका हाल चाल पूछते हुए थोड़ी देर की औपचारिकता की बातों के बाद ऋषभ उठ करके अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाता है। सौम्या ऋषभ के लिए चाय लेकर के कमरे में पहुंचती है तो ऋषभ सौम्या को बैठाते हुए उसके हाथ में पहली रसोई की नेक के तौर पर खूबसूरत कान के बूंदे रखते हुए कहते हैं कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की को कोई उपहार नहीं दिया है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि यह आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन उस समय जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया। सौम्या कान के बूंदों को हाथ में लेकर के बड़े प्यार से छूते हुए कहती है कि यह उपहार मेरे जीवन का पहला और सबसे खूबसूरत उपहार है। इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। यह आपके मन की तरह ही सुंदर है। सौम्या की बातों को सुन करके ऋषभ जी हंसते हुए कहते हैं कि अब बस भी करो, चने के झाड़ पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सामने वाले का दिल नहीं तोड़ना चाहती हो, इसलिए हर बात को सहस्त्र स्वीकार कर लेती हो। सौम्या कुछ देर की चुप्पी के बाद शांत मन से कहती है कि पिताजी पग फेरे के लिए लिवाने आए हैं, मैं जा सकती हूँ। ऋषभ चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं कि शायद तुम पहली लड़की हो जो मायके जाने के लिए इस तरह से उदास दिख रही हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मायके के नाम से ही लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात है। जब माँ और पिताजी से बात हो चुकी है और यह एक रस्म है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। इतनी दूर से पिताजी तुम्हें लिवाने के लिए आए हैं और तुम खुश होने की बजाय उदास दिख रही हो, इसका क्या मतलब समझूं। कल्याणी जी कमरे के बाहर से उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और कमरे में प्रवेश करते हुए कहती हैं कि मुझे पता है कि सौम्या उदास क्यों है, क्योंकि लड़की जब तक मायके में रहती है तब तक उसका प्रेम मायके में लगा रहता है, लेकिन जब वह लड़की विवाह के पश्चात पति के घर में आती है तो उसे अपने पति और ससुराल से लगाव हो जाता है। और शायद यही कारण है कि सौम्या मायके के नाम पर खुश होते हुए भी तुमसे और तुम्हारे घर से प्रेम हो जाने के कारण उदास दिख रही है। कल्याणी जी की इस तरह से बेबाक बातें सुन करके ऋषभ और सौम्या दोनों सकुचा जाते हैं, लेकिन कल्याणी जी बात को संभालते हुए हंस करके कहती हैं कि देखो भाई, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ललिता पवार जैसी सास बनने का कोई शौक नहीं है। मैं आज के जमाने की माँ हूँ। इस बात को ऋषभ भी अच्छी तरह से जानता है।
रही बात सौम्या की, तो उसे भी मेरी बेबाक बातें अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि सुबह मैंने जो खुशी पिता के आने के बाद सौम्या के चेहरे पर देखी थी, थोड़ी देर में वही खुशी उदासी में बदल गई। और एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि सौम्या क्यों उदास है। तुम दोनों के चेहरे पर जो एक दूसरे के लिए प्रेम और केयर में देखती हूँ, उसे देख करके कोई भी समझ सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तुम लोग एक दूसरे को समझने में भले ही देर करो, लेकिन मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे इस घर में एक नन्हे मुन्ने खिलौने की जरूरत है। कल्याणी जी की नॉन स्टॉप बातों को सुनकर के ऋषभ अपनी माँ के स्वभाव को जानते हुए उनकी बातों पर ब्रेक लगाते हुए कहते हैं कि क्या माँ, आप भी शुरू हो जाती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। कम से कम सामने वाले की दशा तो देख लिया कीजिए। आपके स्वभाव को तो मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे मेरी बिंदास और बेबाक माँ की बातों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जरा आप अपनी बहू के चेहरे की रंगत देखिए। आपकी बातों से सौम्या किस तरह से घबराई हुई है। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस तरह की बिंदास बातें उसके सामने उसकी सास कर रही हैं। आपकी बिंदास बातों को सुन करके उसको झटका लगा। पहले आप अपनी बहू को संभालिए। माँ बेटे की बातों को सुन करके सौम्या का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो चुका था। कल्याणी जी सौम्या के पास आकर के हंसते हुए उसका चेहरा ऊपर करके कहती हैं, अब तुम ही बताओ सौम्या, क्या मैंने कोई गलत फरमाइश की है? अरे अब उम्र के इस पड़ाव पर क्या मुझे तुम दोनों पोता पोती की खुशी नहीं दे सकते हो? मुझे तुम्हारे जैसी ही एक प्यारी और मासूम सी पोती चाहिए। कल्याणी जी की भावुक बातों को सुन करके सौम्या रोते हुए कल्याणी जी के गले लग जाती है। भरे हुए गले से कहती है कि माँ, आप बहुत ही अच्छी माँ हैं। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया है, लेकिन आपको पा करके मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सारी कमियां पूरी हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी माँ और इतना अच्छा परिवार मिला है। जरूर मेरे पुण्य कर्मों का प्रतिफल के रूप में यह मुझे खुशी मिली है। अब आप लोग नीचे खाने की टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है, मैं नीचे चल रही हूँ। सौम्या के चले जाने पर ऋषभ अपनी माँ के गले लगते हुए कहते हैं, ओ मेरी आज की माँ, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं। अभी अपनी बहू को ठीक से घर दिखाया नहीं और पोते की फरमाइश भी रख दी। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ ठीक ही कर रही हूँ। तुम दोनों तो लखनवी तहजीब में पहले आप के चक्कर में बूढ़े हो जाओगे, इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों की गाड़ी पटरी पर मैं ही ला सकती हूँ। तुम लोगों की आंखों में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और विश्वास भरा है, लेकिन पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे से कहने में झिझक रहे हो। मायके जाने की खुशी में सौम्या की नींद आज जल्दी ही खुल गई थी। सामने ऋषभ जी को मासूम बच्चे की तरह सोया हुआ देख करके ना चाहते हुए भी उसकी निगाह उनके चेहरे पर टिक गई थी। आज से पहले सौम्या ने इतने नजदीक से ऋषभ जी को पहले शायद नहीं देखा था। आज वह अपलक उन्हें निहार रही थी। थोड़ी देर में ऋषभ को महसूस होता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। वह धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलते हैं तो सामने सौम्या को देख करके चौंकते हुए पूछते हैं कि क्या बात है, आज हमारी धर्मपत्नी को हमारे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है। अचानक ऋषभ के आंख खोलने और इस तरह से बोलने पर सौम्या को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अपनी पलकों को झुकाते हुए ऋषभ से माफी मांगते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है। ऋषभ सौम्या का हाथ पकड़ करके उसे वापस अपने पास बिठाते हुए कहते हैं कि कभी कभी आप और आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। अरे भाई, आपको पूरा हक है अपने पति को देखने का और मेरा पूरा हक है आपको छेड़ने का और परेशान करने का। मेरी नींद बहुत पहले ही खुल गई थी, लेकिन मैं भी आंखों को बंद करके आपको महसूस करना चाहता था। अब आप ही बताइए, पति पत्नी के रिश्ते में सॉरी और थैंक यू जैसे भारी भरकम शब्दों की क्या जरूरत है? आपने तो मेरे छोटे से मजाक को भी बुरा मान लिया। सौम्या की मायके जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। आज ऋषभ ने भी ऑफिस में फोन करके बता दिया था कि उन्हें आने में देर हो सकती है, इसलिए कुछ देर के लिए वह लोग मैनेज करें। कल्याणी जी आवाज दे करके सौम्या को नीचे बुलाती हैं। सौम्या जल्दी से ऋषभ से हाथ छुड़ाते हुए भाग जाती है। ऋषभ सर पर हाथ फिराते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैडम, हमें तो इतनी देर से निहार रही थी और जब हमारी बारी आई तब माँ का नाम लेकर के भाग गई।
कल्याणी जी ऋषभ को भी नीचे बुलाती हैं और ऋषभ जल्दी से फ्रेश होकर के नीचे पहुंचते हैं। कल्याणी जी सौम्या और उसके पिता को स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती हैं। ऋषभ फटाफट ड्राइवर से गाड़ी बाहर निकालने के लिए और सारे सामान को रखने के लिए बोल देते हैं। सौम्या को ससुराल आए भले ही कुछ ही दिन हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ का अपनत्व और प्यार पा करके वह निहाल हो गई थी। जिस प्यार और अपनत्व के लिए वह जन्म से तरस रही थी, वह उसे ससुराल में मिलेगा इसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि उसने दूसरों के मुंह से ससुराल के बारे में हमेशा गलत ही सुना था। ससुराल एक कैद खाना होता है जहाँ लड़कियों की शादी के बाद पिंजरे में कैद पंछी की तरह जीवन जीना होता है। सास वहाँ की हिटलर होती है जिसकी तानाशाही में बहुओं का जीवन नरक बन जाता है। लेकिन अपने ससुराल और अपनी सास को देख करके इस तरह की सुनी सुनाई बातें उसके लिए अफवाह मात्र रह गई थी, क्योंकि उसकी सास उसके लिए अपनी माँ से कम नहीं थी और उसे तो अपनी सास में माँ के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। बचपन से जिस तरह की उपेक्षा और तिरस्कार में वह पली बढ़ी थी, उसने कभी भी अपने भविष्य के बारे में अधिक ख्वाब नहीं सजोए थे। लेकिन ईश्वर कृपा कहीं जाए तो बड़ों का आशीर्वाद, वह अपने भावी जीवन और अपने ससुराल को पाकर के एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रही थी। आज उसे मायके जाने की खुशी के साथ साथ ससुराल छोड़ने का दुख भी हो रहा था। अपनी ही सोच में गुम सौम्या मायके पहुंच चुकी थी। मायके में दादी ने उसका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और वह भी दादी से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुई। दादी ने उसके ससुराल और परिवार के बारे में पूछा तो सौम्या ने दादी को गले लगा करके मुस्कुराते हुए कहा कि दादी, आपके भगवान ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोच रखा था। उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। सौम्या सुभद्रा जी के पास जा करके उनके पैर को छू करके आशीर्वाद लेती है। सुभद्रा जी अपने लहजे के अनुसार खुश रहो कह करके आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन आज सौम्या सुभद्रा जी को पूरे मन से धन्यवाद कहना चाहती थी। आज उसे जो कुछ भी मिला है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। भले ही उन्होंने उसके लिए अपने अनुसार लंगड़ा लड़का ढूंढा था, लेकिन आज वह उसी परिवार और पति के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रही थी। अगर सुभद्रा जी ने उसके लिए इस परिवार को खोज नहीं की होती तो पता नहीं उसके जीवन में यह सुखद पल आते भी या नहीं। यही सोच सौम्या सुभद्रा जी को रोकते हुए कहती है कि माँ, मेरे लिए इतना अच्छा परिवार ढूंढने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुभद्रा जी रुकते हुए सौम्या की तरफ देख करके रूखे स्वर में कहती हैं कि तुम वहाँ खुश हो ना? तुम्हारे पिता को तो इस बात में भी मेरी चतुराई ही नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारा बुरा करना चाहती हूँ। पास में ही खड़े बंसीधर जी सुभद्रा जी की बातों को सुन करके समझ जाते हैं कि वह यह बातें उन्हें सुनाने के लिए ही कह रही है। सौम्या अपने मायके आकर के बहुत खुश थी। सौम्या के मायके आने की खबर सुनकर के आस पड़ोस की औरतें और उसकी सखी सहेलियां सभी उससे मिलने और उसे देखने के लिए आ जा रही थी। सौम्या के सास ने ढेर सारा सामान दे करके सौम्या की विदाई की थी। इस बात की चर्चा सौम्या के मायके में चारों तरफ फैली हुई थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो सौम्या हमेशा लोगों के तानों को सुन करके बड़ी हुई है, जिसने हमेशा अपने लिए अपमानजनक बातें ही सुनी हैं, आज उसकी किस्मत ने उसे झोपड़ों से निकाल करके महल में पहुंचा दिया है। सभी को कहना यही था कि जिसके किस्मत में ईश्वर ने जो लिखा है वही वह किसी इंसान के चाहने से बदल नहीं सकता है। सौम्या के रंग रूप को देखकर किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि वह शादी के बाद महलों की रानी की तरह जीवन जीने वाली है। उसकी हम उम्र खूबसूरत लड़कियां अपने किस्मत पर नाराजगी जता रही थी कि उनके खूबसूरत होने का क्या फायदा, उनसे अच्छा घर वर तो सौम्या जैसी बदसूरत लड़की को मिला है। सभी औरतें सौम्या को घेर करके बैठी हुई थी और उसके ससुराल के बारे में तरह तरह की बातें पूछ रही थी। पहले की अपेक्षा सौम्या का रंग रूप भी काफी निखर गया था। उसके नयन नक्श तो पहले से ही खूबसूरत थे, लेकिन अब रंग निखर जाने से और भी प्यारी लग रही थी। काले से
आने के बाद उसकी छोटी बहन नैना, जो पहले उससे बात करना पसंद नहीं करती थी, दौड़ करके उसके पास आती है और उसके गले लगते हुए कहती है कि वाह दी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। चारों तरफ से अपने लिए तारीफ सुन करके सौम्या को आज अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। उसके जीवन में आया यह बदलाव उसके नए परिवार और ससुराल के कारण ही था। आज उसे ईश्वर की बनाई हुई हर चीज से लगाव हो रहा था और बार बार मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कह रही थी। दादी अपनी पोती की खुशियों को देख करके मन ही मन अति प्रसन्न हो रही थी। उनके मन को भी आज जा करके शांति मिली थी। उनकी बेटी भले ही बचपन से सुख और प्यार के लिए तरसी थी, लेकिन ब्याह हो जाने के बाद अच्छा परिवार और पति मिलने से उसकी भरपाई हो गई है। अब वह चैन से मर सकती हैं, क्योंकि अपने पीछे उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रह गई थी। आज पड़ोस की सभी औरतें सौम्या से मिल करके अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। खा पी करके सौम्या दादी के कमरे में जाती है, दादी के बगल वाले बिस्तर पर सोने के लिए आती है। सौम्या आज बहुत खुश थी। उसके मन में बार बार ऋषभ जी की याद आ रही थी। आज उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि एक बार उसकी ऋषभ जी से बात हो जाए। उधर इतने दिनों से सौम्या की आदत पड़ जाने के कारण आज ऑफिस से आने के बाद ऋषभ को भी सौम्या की कमी खल रही थी, क्योंकि जब से सौम्या आई थी उसने ऋषभ का सारा काम संभाल रखा था। ऑफिस से लौटते ही उनके लिए चाय बनाकर उनके सामने हंसते मुस्कुराते हुए हाजिर हो जाती थी। ऋषभ फ्रेश होने के बाद सौम्या के मोबाइल पर कॉल करते हैं। आज सौम्या मन ही मन सोच रही थी कि आज का दिन उसके लिए कितना अच्छा है। वह जो कुछ भी सोच रही है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं। अभी अभी उसने ऋषभ जी से बात करने के बारे में सोचा और देखो तुरंत ही उनका फोन भी आ गया। फोन की घंटी से दादी की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सौम्या फोन लेकर के छत पर चली जाती है। पहले तो ऋषभ सौम्या के समय से पहुंचने और परिवार का हाल चाल पूछते हैं। थोड़ी देर की औपचारिक बातचीत के बाद ऋषभ जी कहते हैं कि सौम्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझे वहां याद कर रही हो? ऋषभ जी की बातों को सुनकर के सौम्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों फोन रख करके सोने के लिए चले जाते हैं। ऋषभ जी से बात कर लेने के बाद सौम्या का मन शांत हो जाता है। अब वह निश्चिंत होकर के नींद की आगोश में चली जाती है। आज ऋषभ को अपनी फाइलों को ढूंढने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। फाइलों के ढूंढने के चक्कर में एक डायरी नीचे गिर जाती है, जिसे थोड़ी देर देखने के बाद ऋषभ जी के हाथों में उठा करके पढ़ने के लिए खोलते हैं। उस डायरी में उनकी मनपसंद लेखिका की कहानियों को पढ़ करके उनका मन विचलित हो जाता है। एक बार फिर से उनके मन में पसंदीदा अनजान लेखिका की यादें, जिनको उन्होंने अपने मन में कैद कर रखा था, आज डायरी में उस लेखन को पढ़ करके तरोताजा हो जाती है। काफी देर तक वह अपनी अनजान लेखिका के मनपसंद लेखन को पढ़ते हुए उसी में खोए हुए थे, लेकिन फिर यह सोच करके परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी पसंदीदा लेखिका की डायरी इस घर में कहां से आई और वह भी उनकी अलमारी में क्या कर रही है। फिर कुछ सोचते हुए उस डायरी को उसकी जगह पर सुरक्षित रख करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ जी अपने आप को ऑफिस की फाइलों में उलझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल और दिमाग इस समय उनका साथ नहीं दे रहा था। जब से उन्होंने सौम्या की अलमारी से उस डायरी को देखा था, तब से उनका मन पूरी तरह से बेचैन था। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह जानना चाहते थे कि इस डायरी से सौम्या का क्या कनेक्शन है, लेकिन चाह कर भी वह सौम्या से इस बात का जिक्र नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वर्तमान में सौम्या उनकी पत्नी है। किस तरह से अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने डायरी और उसकी लेखिका की बात सौम्या के सामने छेड़ दी तो सौम्या के मन को ठेस पहुंच सकती है। यह बात गलत होगी। यह समझाते हुए अपने मन को शांत करके ऋषभ ऑफिस के कामों को निपटाने में जुट गए। वह नहीं चाहते थे कि दोबारा उनके दिमाग में डायरी का ख्याल आए और वह फिर से अपने अतीत की यादों में उलझे। आज सौम्या को मायके गए लगभग 1 सप्ताह बीत चुका था। आज कल्याणी जी सौम्या से बात करते वक्त कह रही थी, उसके बिना उनका मन नहीं लग रहा है। उनका परिवार और घर सूना सूना लग रहा है, इसलिए वह जल्द ही सौम्या के पिता से सौम्या की विदाई के बारे में
बातचीत करेंगे। सच कहा जाए तो सौम्या को भी अपने नए परिवार की याद सता रही थी। शाम को कल्याणी जी का फोन आता है और वह बंशीधर जी से सौम्या की विदाई के बारे में बात करती हैं। बंशीधर जी सौम्या की विदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को ऋषभ के ऑफिस से लौटने के बाद चाय पीते समय कल्याणी जी अपनी बातों का सिलसिला जारी करते हुए कहती हैं कि कल उन्हें सौम्या को लाने के लिए उसके मायके जाना होगा। कल सौम्या आने वाली है, यह जान करके उनके मन को सुकून और खुशी महसूस होती है, लेकिन उसी पल डायरी का ख्याल भी उनके मन में उथल पुथल मचा देता है। अगले दिन कल्याणी सौम्या के मायके जाने की तैयारियां करते हुए ऋषभ को सौम्या के मायके भेज देती हैं। सौम्या अपने भावी जीवन से बहुत खुश थी। आज ऋषभ जी उसे लेने के लिए आने वाले थे। उसे बेसब्री से ऋषभ जी के आने का इंतजार था। बंशीधर जी ने अपनी हैसियत के अनुसार विदाई का सभी सामान दे करके अपने पिता होने की जिम्मेदारी की पूर्ति की थी। सौम्या के ससुराल भव्यता को देखने के बाद वह भली भांति जान गए थे कि वह अपने ससुराल में पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है, लेकिन फिर भी एक पिता होने का फर्ज तो उन्हें निभाना ही था। इसलिए वह अपनी बेटी के लिए जो कुछ कर सकते थे, सुभद्रा जी की रोक टोक के बावजूद भी उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया था। सौम्या के मन की बेचैनी को देख करके नैना उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या दीदी, अब मायके में आपका मन नहीं लग रहा है? जब से आपको यह बात पता चली है कि जीजा जी आपको लेने आने वाले हैं, तब से आपकी नज़रें बार बार दरवाजे पर ही टिकी हुई हैं। पास में बैठी हुई दादी नैना की बातों को सुन करके उसका साथ देते हुए कहती हैं कि नैना, तुम सच कह रही हो। अब हमारी सौम्या पहली वाली सौम्या नहीं रह गई है, अब वह पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है कि इतने कम समय में कि वह उस परिवार के साथ घुल मिल गई है। भगवान करे कि वह हमेशा अपने परिवार के साथ ऐसे ही खुशी खुशी जीवन बिताए। नैना और दादी की खिंचाई से शर्मा कर सौम्या दादी के गले लग जाती है। दादी उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहती हैं कि तुम्हारी खुशियों को देख करके हम सब खुश हैं मेरी बच्ची। तेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, इस बूढ़ी माँ की यही इच्छा है। अब तक जैसे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही हो, आगे भी हमेशा अपने परिवार की इज्जत, मान सम्मान और सास ससुर पति का ख्याल रखना। अब वह घर ही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। घर के बाहर जब ऋषभ जी की गाड़ी आकर के रुकती है तो नैना लगभग दौड़ते हुए दादी के कमरे में आते हुए कहती है, दीदी, जीजा जी आ गए हैं। जिसे सुन करके एक बार के लिए सौम्या की धड़कन बढ़ जाती है। ऋषभ जी के आने की खबर सुन करके उसे एक सुखद एहसास का अनुभव होता है। ऋषभ जी के घर के अंदर प्रवेश करते ही सभी लोगों का पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। बंशीधर जी के कहने पर निर्मला जी जलपान की तैयारी करती हैं। नैना एक के बाद एक नाश्ता ला करके ऋषभ जी के सामने रख रही थी। ढेर सारा नाश्ता देखने के बाद ऋषभ जी नैना को रोकते हुए कहते हैं कि अब बस भी करो नैना, इतना ज़्यादा मैं नहीं खा सकता हूँ। तभी निर्मला जी कमरे में प्रवेश करती हैं। दामाद का ससुराल में बहुत स्वागत किया जाता है। आपके स्वागत करने की हैसियत तो हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हमसे बन पड़ा है वह हम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। ऋषभ जी भी सुभद्रा जी की तरफ मुखातिब हो करके कहते हैं कि माँ जी, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया है। मैं तो नैना को इसलिए रोक रहा था कि मैं इतना कुछ एक साथ नहीं खा पाऊंगा। रही बात हैसियत की, तो आप माँ हैं, आपसे मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आपने अपनी बेटी दे करके वैसे भी हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बाकी और किसी चीज़ का अभिलाषा नहीं है। अब तक सौम्या ऋषभ जी के सामने नहीं आई थी। सभी के साथ होते हुए भी ऋषभ जी की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। उनकी ढूंढती हुई निगाहों का मतलब समझते हुए दादी नैना से कहती हैं कि नैना, जीजा जी दीदी के पास ले जाओ। नैना के साथ ऋषभ सौम्या के कमरे में पहुंचती है, जहां सौम्या अपने सामान को समेटते हुए पैकिंग कर रही थी। अचानक से उनको अपने कमरे में पा करके सौम्या मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है और बैठने के लिए कहती है। कुछ देर की बातचीत के बाद ऋषभ जी सबसे विदा लेकर के सौम्या को साथ लेकर के घर के लिए निकल जाते हैं। सौम्या जब ससुराल से आई थी तो उसे ससुराल के लोगों की याद सता रही थी।
और अब जब मायके में रहकर वापस ससुराल जा रही थी तो उसे अपने परिवार का साथ छूटने की कमी महसूस हो रही थी। रास्ते में वह गुमसुम सी अपने आप में खोई हुई बैठी थी। इस तरह से चुपचाप सौम्या को बैठना ऋषभ जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसकी उदासी को दूर करने के लिए आपसी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले तो दोनों आपस में परिवार के संदर्भ में बातचीत करते हैं, फिर बातों ही बातों में वह सौम्या की पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं। पहले तो सौम्या मन ही मन सोचती है कि उसे अपने लेखन के बारे में ऋषभ जी को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वह ऋषभ जी को बता देती है कि उसे लेखन का शौक है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि वह अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात ऋषभ जी से छुपाए। सौम्या का लेखन का शौक है, यह बात जानने के बाद ऋषभ जी की क्या प्रतिक्रिया होगी, सौम्या का लेखन पसंद है, इस बारे में जानकर ऋषभ को अच्छा महसूस हो रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि शायद अगर मैं कभी भी अपनी अनजान लेखिका के बारे में सौम्या को बताना चाहूंगा तो वह मेरे मन की दुविधा को भली भांति समझ पाएगी, क्योंकि उनका जुड़ाव भी इस क्षेत्र से है। ऋषभ ने आगे बात जारी रखते हुए पूछा कि क्या आपको लेखन के साथ साथ पढ़ने का भी शौक है? सौम्या ने हिचकते हुए जवाब दिया, शौक तो है, लेकिन कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इस बात को जान करके ऋषभ जी को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर अपने मन के भाव को आने नहीं दिया। ऋषभ ने थोड़ी देर की शांति के बाद मौका देखकर सौम्या से कहा कि सौम्या जी, मैं आपको अपने अतीत से जुड़ी कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। सौम्या के चेहरे पर स्थिर भाव थे, उसे ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी ऋषभ के अतीत के बारे में जानने की। वह अपने वर्तमान में बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी ऋषभ की बातों को सुनने के लिए वह गंभीर हो गई थी। ऋषभ ने अपने अतीत में झांकते हुए सौम्या को बताया कि वह विवाह से पहले एक लेखिका को दिलो जान से पसंद करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की उस लेखिका के बारे में जानने की और उन तक पहुंचने की, लेकिन शायद भाग्य में उनका साथ नहीं था, इसलिए वह उन तक नहीं पहुंच पाए। और फिर माँ को दुखी देख करके उन्हें इस विवाह के लिए हाँ करना पड़ा। आपस में बातें करते हुए कब दोनों लोग घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। कल्याणी जी आरती का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी थी। सौम्या और ऋषभ को दरवाजे पर खड़ा करके पहले उन्होंने आरती उतारी और फिर घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा। सौम्या आज फिर से अपने घर में आकर के बहुत खुश थी, लेकिन उसे वह बात याद आ रही थी जो ऋषभ जी ने गाड़ी में उससे कही थी, और वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या मेरे आने से पहले ऋषभ जी का पहला प्यार उनसे दूर हो गया। इन्हीं बातों में उलझी हुई सौम्या अपने कमरे को ठीक कर रही थी। शाम को जब ऋषभ जी घर आते हैं तो उनकी निगाहें सौम्या को ढूंढ रही थी, लेकिन सौम्या को वहां ना देख करके वह सीधे कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि अंदर से सौम्या की किसी से फोन पर बात करती हुई आवाज सुनाई पड़ती है। उसमें अनजान लेखिका का नाम सुन करके ऋषभ दरवाजे के पास खड़े होकर के अंदर ही बातें सुनने की कोशिश करते हैं। सौम्या सामने वाले से फोन पर कह रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब लगता है कि मैं ऋषभ जी की अपराधी हूँ। उन्हें विवाह से पहले किसी और से प्रेम था, लेकिन माँ जी की वजह से मुझसे विवाह करना पड़ा, और अब यह अपराध बोध जीवन भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसका मेरे दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ेगा। सौम्या की बातों को सुन करके ऋषभ जी को भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने बेकार में ही अपने अतीत की बातों को सौम्या को बता करके उसके मन को दुख पहुंचाया है। ऋषभ चुपचाप से कमरे में प्रवेश करते हैं। सौम्या भी फोन रख चुकी थी। वह ऋषभ जी के लिए चाय लेने नीचे किचन में चली जाती है। जब से ऋषभ ने सौम्या से अपने अतीत की अनजान लेखिका से जुड़ी बातों का जिक्र किया था, तब से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक अनजान अपराध बोध ने जन्म ले लिया था। सौम्या को लग रहा था कि शायद उससे विवाह करके ऋषभ जी को अपनी भावनाओं से समझौता करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ ने अब सौम्या को फोन पर बातें करते हुए सुना तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपने अतीत की बातों से सौम्या को दूर रखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति से जुड़ी किसी भी दूसरी औरत के बारे में किसी भी तरह की बातों को सुनना पसंद नहीं करती, चाहे भले ही वह औरत पति के ख्वाब तक ही सीमित क्यों ना रही हो। दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से बात
तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे की बातों से आहत जरूर थे। आज ऑफिस से आते वक्त ऋषभ ने अपनी पसंदीदा लेखिका की लिखी हुई कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। रात के डिनर के बाद जब सौम्या कमरे में आई तो ऋषभ ने वह पुस्तक सौम्या को देते हुए कहा कि मैं आपकी पसंद के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आपके लिए कुछ किताबें ले आया हूँ। अगर आपको वक्त मिले और पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकती हैं। यह मेरे जीवन की पसंदीदा किताब है, जिनसे मुझे बहुत समय समय पर जीवन जीने में प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिला है। जब कभी मुझे हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तो मुझे इन किताबों के जरिए उन कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत मिली है। हो सकता है कि आपके काम भी आ जाए। सौम्या ने चुपचाप किताबें लेकर के पास में पड़ी हुई टेबल पर रख दिया और ऋषभ जी का दूध और दवा उन्हें देते हुए कहा कि रात बहुत हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। रही बात इन किताबों की तो इन्हें मैं कल खाली वक्त में पढ़ लूंगी। अगले दिन सुबह उठ करके सौम्या अपनी दिनचर्या में रोज की भांति लग चुकी थी। पूजा पाठ के बाद उसने सुबह का नाश्ता तैयार किया और ऋषभ जी का लंच बॉक्स तैयार करने लगी। ऋषभ भी चुपचाप नाश्ता करके लंच बॉक्स लेकर के ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर के खाने की तैयारी करने के बाद खाली वक्त में सौम्या को ऋषभ द्वारा दी गई किताब की याद आई और वह कमरे में जाकर के उन किताबों को उठाकर देखने लगी। लेकिन यह क्या, यह किताबें तो उसी की लिखी हुई थी। किताबों पर नजर डालते ही उसे अपनी लिखी हुई कहानियों को देख करके अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषभ जिस लेखिका को पसंद करते थे वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सौम्या ही है। वह मन ही मन खुश होते हुए किताबों के पन्ने पलटती जा रही थी। उसे अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस भाग्य को वह हमेशा कोसा करती थी, आज उसी भाग्य की वजह से उसे इतना अच्छा ससुराल और पति मिला है, जो उसे तब से प्रेम करते हैं जब उसे उन्होंने देखा भी नहीं था। यह बात जानने के बाद कि ऋषभ का पहला प्रेम और उनकी अनजान लेखिका सौम्या ही है, सौम्या के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उसे इंतजार था ऋषभ के ऑफिस से लौटने का। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द शाम हो और वह ऋषभ जी से बता सके उनका पहला प्यार और उनकी अनजान लेखिका जिसे वह अब तक ढूंढ रहे हैं, वह उनकी पत्नी बन करके स्वयं उनके पास आ चुकी है। बस वह उसे पहचान नहीं पाए हैं। आज सौम्या नवविवाहित पत्नी की तरह ऋषभ के लिए तैयार होकर के उनका इंतजार में बेसब्री से बैठी हुई थी। आज ऋषभ को सौम्या का अलग ही रूप देख करके उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। फ्रेश होने के लिए चले गए। सौम्या भी उनकी चाय लेने के लिए नीचे आई। सौम्या का यह रूप देख करके कल्याणी जी को भी खुशी महसूस हो रही थी कि वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों को उनके जीवन की खुशियां दे दीजिए। सौम्या जल्दी से चाय बना करके कमरे में ऋषभ जी के सामने उपस्थित होते हुए उन्हें चाय की प्याली पकड़ाते हुए मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा कर कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप कल तक जिसे ढूंढ रहे थे वह मुझे मिल चुकी है। आज सौम्या की पहेली जैसी बातों को सुन करके ऋषभ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने साशंकित नजरों से देखते हुए पूछा कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं किसे ढूंढ रहा था? जिसे तुमने ढूंढ लिया है। सौम्या इशारों से ऋषभ को अपने साथ आईने के सामने लाती है और आईने में अपने प्रतिबिंब को दिखाते हुए कहती है कि मैंने आपकी अनजान लेखिका को ढूंढ लिया है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? ऋषभ को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वह आश्चर्य से सौम्या की तरफ अपलक देख रहे थे। सौम्या आईने में अपना प्रतिबिंब ऋषभ को दिखाते हुए कहती है कि आपकी अनजान लेखिका कोई और नहीं बल्कि स्वयं मैं ही हूँ। कल आपने जो किताबें ला करके मुझे दी थी, आज मैंने उन्हें देखा और जगह जगह आपके लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके मुझे समझ आ गया कि आप जिस लेखिका को पसंद करते हैं वह मैं ही हूँ। मैंने कभी भी अपने नाम को उजागर नहीं होने दिया। शायद इसलिए अब तक एक दूसरे को जानते हुए भी हम एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान थे। लेकिन आज मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि आप मुझे तब से प्रेम करते हैं जब आपने मुझे देखा भी नहीं था।
अब मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं है। ऋषभ भी सौम्या के रूप में अपना पहला प्यार और अपनी अनजान लेखिका से मिल करके बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने गले लगाते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हें पा करके अपने भाग्य पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस अनजान चेहरे को मैंने उसके लेखन के जरिए पसंद किया वह सचमुच खूबसूरत और मासूम है। आज दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पा करके अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।